नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी बेसिक क्लासेस में। और बेसिक क्लासेस में बच्चों भारत के अपवाद तंत्र का जो क्रम है वो लगातार चलता जा रहा है। और आज हम बात करेंगे भारत के प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र हैं उसमें से उद्गमित होने वाली नदियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ इससे पुरानी जो वीडियोस हैं जिसमें हमने हिमालय का जो नदी तंत्र है उसके बारे में जितना भी डिटेल वीडियो दिया था आप सभी ने उनको देख लिया होगा। और अपने जो नदियों के तंत्र के बारे में आधार स्थापित करना है उसके लिए उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि वही आपका आधार सेट करेंगे। ठीक है ना। तो ये कुछ भारत का हमारा भौगोलिक नक्शा है जिसमें हम भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है यहाँ पर हिमालय के रूप में देखते हैं, और जो दक्षिण का क्षेत्र है इसे हम प्रायद्वीपीय भारत के रूप में जानते हैं। अब चलिए जरा देखते हैं कौन कौन सी नदियां इस क्षेत्र में हमको देखने को मिलती हैं। यदि मैं बात करूं हिमालय की, तो हिमालय से आने वाली मैंने मुख्य रूप से 3 नदियों के बारे में आपसे अभी कहा था कि यहाँ पर आपको गंगा नदी तंत्र देखने को मिलता है एक प्रमुख तौर पर, दूसरा सिंधु नदी तंत्र देखने को मिलता है, और तीसरा आपको सांगपो या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र इस तरीके से देखने में मिलता है। फिर बारी आती है बच्चों हमारे भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, या हम दक्षिणी राज्यों की हम बात करें जिसे हम दक्कन के प्रांत के रूप में या प्रायद्वीपीय भारत के रूप में जानते हैं, जरा उसके बारे में भी हम देखते हैं कि कौन कौन सी नदियां यहाँ पर उद्गमित होती है। अगर आप उत्तराखंड में ग्रुप सी एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें बेसिक क्लासेस ऐप, जहां पर आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट। तो जल्दी मिलते हैं बेसिक क्लासेस ऐप में। ठीक है। अब भारत का यहाँ पर आप भौगोलिक जो क्षेत्र है उसमें आने वाली नदियों के बारे में आप देख रहे हैं, तो भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में यदि आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा बच्चों अरब सागर, अरेबियन सी। ठीक है। अब जो कोई भी नदी आपको देखने को मिलती है उसका जो आधार है या अंतिम जो उसका मुहाना है जहां पर वो गिरती है, तो वो अंतिम रूप से आपको देखने को मिलेगा सागर या समुद्र। तो इन क्षेत्रों में आप देखेंगे या तो नदियां आपको बंगाल की खाड़ी में जाती हुई दिखेंगी या तो आपको प्रायद्वीपीय भारत में जाती हुई दिखेंगी। तो हमने जो हिमालय का नदी तंत्र है इसमें हमने सिंधु नदी तंत्र को देखा, तो ये अरब सागर में गिरती है बच्चों। और यही यदि हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की, तो ये अंत में किस रूप में, मेघना के नाम से जानकर, और हमारा जो सुंदरबन का डेल्टा है इस रूप में ये कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब बारी आती है हमारे प्रायद्वीपीय भारत की। तो इस प्रायद्वीपीय भारत को समझने से पहले जरा मैं आप सभी को एक थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि कहां से किस तरीके से ये नदियों का उद्गम हो रहा है। ठीक है। तो यदि मैं भारत का जो हमारा पश्चिम और उत्तर इस क्षेत्र की बात करता हूं, तो यहां पर आपको देखने को मिलता है हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला। तो कुछ नदियों का उद्गम भी हमारी अरावली से होगा। ठीक हो गया। जो कि हमारे पश्चिम में स्थित थार मरुस्थल को रोकती है। यहां से जो पहाड़ी है सरिस्का, रणथंबोर और कई सारे नेशनल पार्क है, मतलब जंगल का स्थान है, तो वहां से भी नदियों का उद्गम होता है, जिनमें हम सिंध, बेतवा, काली, लूनी, इनका हम यहाँ पर विस्तार देखते हैं। फिर बारी आती है प्रायद्वीपीय भारत में, आपको देखने को मिलता है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है। और दूसरा आपको देखने को मिलता है यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक हो गया। सतपुड़ा हो गया, विंध्याचल हो गया। फिर आपको देखने को मिलता है ताप्ती नदी के मुहाने से शुरू होते हुए हमारा पश्चिमी घाट, यहाँ पर ये हमारा कहां तक चलेगा, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। इन सभी चीजों के बारे में, पर्वत, पठार, मैदान, ये सारी चीजें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। आप लोग प्लीज उन वीडियोस को देखिएगा अपना आधार मजबूत करने के लिए। फिर आप बात करते हैं हमारे पूर्वी घाट के बारे में। ये रहा हमारा पूर्वी घाट। ठीक है। तो यदि मैं बात करूं ये नदियों के क्रम की, तो सारी नदियां मुख्य तौर पर कहां की ओर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती हैं। क्यों गिरती हैं सर? क्योंकि हमारा जो ढाल है, जो कि हमारा नदी का गिरने का जो ढाल है वो किस ओर ज्यादा है, हमारा पूर्वी घाट की ओर ज्यादा है। तो सारी नदियां मुख्य तौर पर हमें कहां की ओर देखने को मिलती है, पूर्वी घाट की ओर जाती हुई देखने को मिलती है। और कुछ नदियां हमें अरब सागर में देखने को मिलती है, जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई। ठीक है। हर नदी का हम डिटेल विश्लेषण करेंगे, तो आप लोग चिंता न करें कि यहां पर से सीधे उठाया जा रहा है। ठीक है। तो सारी नदियां क्या करती हैं बच्चों, पूर्वी घाट पर गिरती हैं। तो इस पूर्वी घाट पर एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। पूर्वी घाट में किसका निर्माण कर दिया हमने यहाँ पर, डेल्टा का। तो एक शब्द आ गया बच्चों यहाँ पर डेल्टा। ध्यान देंगे, हर वीडियो को मैं, हर चीज को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। डेल्टा, तो यहां पर पहला वर्ड आ गया डेल्टा। दूसरा बिंदु कि यहां पर नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, और इसी के साथ लूनी नदी है, यहां पर से साबरमती नदी आती है, कई सारी नदियां यहां गिर रही हैं। और ये नदियां जब हमारे कहां गिरती है, अरब सागर में गिरती है, तो ये दूसरा निर्माण करती है किसका, एस्चुरी का। तो ये दो शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। दूसरा शब्द क्या है भाई, एस्चुरी। एस्चुरी का निर्माण करेंगे। ठीक है। तो ये सारी की सारी डेल्टा का निर्माण कर रही है, जो कि हमारी पूर्वी घाट की ओर जा रही हैं। तो इन नदियों में बच्चों विशेषता क्या है, जो नदियां किसी समुद्र से मिलते समय जब अपना विस्तार करती हैं और जो बड़े बड़े अवसाद को अपने साथ लेके चलती हैं, और इस भाग में आपको मैदान का निर्माण करती हुई दिख रही हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, डेल्टा। तो नदियां गिरते समय किसका निर्माण करती हैं,
अवसाद के साथ मैदान का निर्माण करती है, या यहीं पर नदियां क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। जिस तरीके से गंगा और हमारा ब्रह्मपुत्र यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करते हैं ना, इस तरीके से गंगा ब्रह्मपुत्र फैल जाती है। इसी की सहायता हमारी कौन सी आती है, हुगली नदी, ये भी यहाँ पर हमारा फैल जाती है। तो सारी की सारी नदी पूर्वी घाट में जो जा रही है वो किसका निर्माण कर रही है, डेल्टा का। अब बारी आती है सर एस्चुरी। अब ये एस्चुरी क्या है, तो जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं ये क्या करती हैं, जो समुद्र का पानी है ये सीधा नदी में जा गिरता है, बल्कि ये कोई मैदान का निर्माण नहीं करता, अपने साथ मैदान के साथ ये बड़े बड़े अवसाद को ला ही नहीं पाती है। क्यों नहीं ला पाती है सर, क्योंकि जो हमारा पश्चिमी घाट है इसका ढाल यानी इसका स्लोप अधिक है, तो यहां ये पश्चिमी घाट की तरफ मैदान का निर्माण ही नहीं कर पाती है। पश्चिमी घाट अपने आप में एक पहाड़ी का निर्माण करता है और साथ में ये सारे के सारे किसमें जा गिरते हैं, अरब सागर में जा गिरते हैं। तो इनको मौका ही नहीं मिल पाता है कि हमारे बड़े बड़े मैदानों का निर्माण कर पाए। तो पूर्वी घाट में आपको डेल्टा देखने को मिलते हैं, पश्चिमी घाट में आपको एस्चुरी देखने को मिलती है। अब बारी आती है बच्चों कौन कौन सी ऐसी प्रमुख नदियां हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि मैं बात करता हूं आपसे पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की ओर जाने की नदियां, तो इन नदियों को हम दो भाग में पढ़ेंगे। एक नदियां जो पूर्वी घाट की ओर बढ़ रही हैं, या अथवा हम कहें बंगाल की खाड़ी में जा गिर रही हैं। कहां गिर रही हैं, बंगाल की खाड़ी में। दूसरे प्रकार की नदियां जो हमारे अरब सागर में गिरने वाली हैं। ठीक हो गया, ये बिंदु हो गया। तो इन नदियों में हम पूर्वी घाट में आने वाली नदियों को प्रमुख तौर पर देखेंगे। एक तो महानदी, अगली आती है गोदावरी, फिर आती है कृष्णा, फिर आती है हमारी कावेरी, अंतिम हमारी दक्षिण भारत की अंतिम नदी कहलाती है वैगई नदी। और पश्चिम घाट की ओर आने वाली नदियों में प्रमुख देखेंगे हम नर्मदा, ताप्ती, साथ में लूनी नदी, साबरमती नदी। अगर आप उत्तराखंड में ग्रुप सी एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें वेसी क्लासेस ऐप, जहां पर आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट। तो जल्दी मिलते हैं वेसी क्लासेस ऐप में। इन नदियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आगे बढ़ते हैं बिना आपके समय को गवाए हुए। तो बात कर रहे हैं कि प्रायद्वीपीय भारत जो है अपने आप में हिमालय अपवाह तंत्र से भी पुराना है। अब गोंडवाना लैंड का हिस्सा है तो ये हिमालय से पुराना तो होगा ही। अब अवसाद नवीन रूप से बना हुआ और नव मोड़दार हिमालय का निर्माण हुआ है, तो ये हमारा नवीन पर्वत है और इसी के साथ हमारी नवीन नदियों का भी निर्माण होता है। अगला बिंदु आता है कि पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियां और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। तो पश्चिमी घाट किस रूप में काम करता है, जल विभाजक। क्यों, अभी मैंने आपसे कहा था कि पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है वो अधिक ढलान वाला है और यहां पर आपको देखने को मिलता है कि यहां से सारी नदियां किस ओर आ रही हैं, बंगाल की खाड़ी की ओर आ रही हैं। तो ये किस रूप में काम करता है, तो जल विभाजक के रूप में काम कर रहा है। देखिए कुछ नदियां हमारी पश्चिमी घाट में आ रही है, कुछ नदियां पूर्वी घाट में आ रही है और ऊंचा जो हमारा भाग है यहाँ पर आपको पश्चिमी घाट देखने को मिला। तो यहाँ से सारी नदियों का जो ढलान है किस ओर है, पूर्वी घाट की ओर है। तो पश्चिमी घाट किस रूप में काम कर रहा है, कहा यहाँ पर एक जल विभाजक का काम कर रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पर कि सारी की सारी नदियां अपने किस रूप में है, प्रौढ़ावस्था में है। प्रौढ़ावस्था का मतलब क्या हो चुका है कि सारी की सारी नदियां जो है वो मैच्योर हो चुकी हैं। सर मैच्योर का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं किसी भी नदी का, अगर हम ढलान की बात करते हैं तो ये रहा हमारा हिमालय या हमारा उच्च भूमि। इस भूमि से ये जाने का काम कर रही है कहां की ओर, ढलान की ओर। अभी जब ढलान में जा रही है बच्चों तो आप ध्यान देंगे नदियां कब तक ढलान में जाएंगी, जब तक वो काटेंगी, इस भूभाग को काटते रहेंगी, आज इतना कटेगा कल इतना कटेगा। तो ये बार बार किसका निर्माण करेगी, कभी गौर्ज का निर्माण करेगी। गौर्ज का निर्माण क्या होता है कि भाई कोई भी नदी अपना समुद्र तल को स्पर्श करना चाहती है, ना कि वो ढलान में जाते रहना चाहती। तभी आप नदियों को देखेंगे कि वो काट काट कर किसी भी भूभाग को, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो कटता जाता है, तब तक कटता है कि जब तक वो हमारे समुद्र का जो स्तर है उसको न स्पर्श कर ले। तो इसी नदियों में हम देखते हैं कि सारी की सारी नदियां कैसी हैं, प्रौढ़ अवस्था की नदियां बन चुकी हैं और इनका जो बहाव है वो कब से चलता आ रहा है, गोंडवाना लैंड से चलता हुआ आ रहा है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो दो भाग में विभाजित है। एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, पश्चिम की ओर का मतलब क्या हो गया भाई, अरब सागर में जाने वाली नदियां, या इन्हीं को आप क्या कहेंगे, अरब सागर में जाने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक हो गया जी। अगला इसमें क्या कह रहा है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां अरब सागर में गिरकर अपना एस्चुरी या ज्वारामुख का निर्माण करती हैं।
आपको समझ में आ चुका है ना, ज्वार का निर्माण का मतलब क्या है कि सीधे समुद्र से नदी मिल जा रही है। पर यहीं पर यदि हम बात करते हैं पूर्व की ओर आने वाली या बे ऑफ बंगाल यानी पूर्वी घाट की ओर आने वाली जो नदियां हैं, ये बंगाल की खाड़ी में गिरते समय किसका निर्माण कर रही है? डेल्टा का। फैल रही है ना, मैदान का निर्माण कर रही है, अपने साथ अवसाद सेडिमेंट को ले रही है तो फैला ले रही है, तो फैलने पर ही इसका किसका निर्माण हो रहा है? डेल्टा का निर्माण हो रहा है। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले देखेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, या हम कहेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियां। ठीक हो गया भाई। रिवर्स दोज आर फ्लोइंग टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर्ण रेखा नदी, जिसका उद्गम कहां से होता है भाई? भारत का जो छोटा नागपुर का पठार है। अब पठार में मैंने अभी आपसे कहा विंध्याचल, सतपुड़ा, इसी क्रम में आपको देखने को मिलेगा भारत का जो हमारा झारखंड छत्तीसगढ़ वाला प्रांत है, इस प्रांत में आपको मुख्य तौर पर यहां पर देखने को मिलेगा छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार है भाई? छोटा नागपुर का पठार। इसी के दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा दंडकारण्य का पठार। तो इन पठारों से, प्लेट्यू रीजन से हमारी नदियों का भी क्या हो रहा है? उद्गम हो रहा है। तो इन्हीं नदियों में से एक नदी आती है हमारी स्वर्ण रेखा नदी, इस तरीके से चलती है हमारी छोटा नागपुर के पठार से। फिर अगली नदी आएगी हमारी दामोदर नदी। इन नदियों के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम बात कर रहे हैं स्वर्ण रेखा नदी, छोटा नागपुर के पठार से निकलकर कहां जाती है? बालासोर ओडिशा के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी के तट पर झारखंड का एक प्रमुख स्थल जमशेदपुर, स्टील सिटी ऑफ इंडिया, किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को, ठीक है। और हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हमारे स्वर्ण रेखा नदी पर। कई बार प्रश्न पूछा गया है हुंडरू जलप्रपात कहां स्थित है? तो हमारी स्वर्ण रेखा नदी पर, झारखंड में क्या है? हुंडरू जलप्रपात है। अगली नदी आती है, प्रसिद्ध नदी है दामोदर नदी, जिसे हम बंगाल का शोक, सौरो ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। अब जब हम बात कर रहे थे हमारी गंगा नदी तंत्र की, तो हुगली की सहायक नदी के तौर पर हमने किसे देखा था? दामोदर नदी को। और दामोदर नदी जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है, उसे दो भागों में बांटती है। अब छोटा नागपुर का पठार झारखंड में इस तरीके से बटा हुआ है कि इसे दो भागों में किस तरीके से बांटती है? इसका उत्तरी भाग कहलाता है हमारा जो हमारा है रांची पहाड़ी, ठीक है। और दक्षिण में आपको राजमहल पहाड़ी देखने को मिलती है। अब इसको काटने वाली नदी कौन सी होगी भाई? दामोदर। और भारत की सबसे पहली जो नदी परियोजना बनी थी वो किस नदी पर बनी? दामोदर नदी पर बनी है। और अंत में ये दामोदर नदी को किस रूप में जाना जाता है? हमारे बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है, सौरो ऑफ बंगाल। जब ये नदी चलती है तो अपने साथ कई सारा अवसाद लेते हुए चलती है। मौसम जब बरसात का होता है उस समय, तो ये क्या करती है? बंगाल में कई सारे बाढ़ों को अपने साथ लेके चलती है, तो जिस कारण हमारी दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। इस नदी के किनारे पर आपको क्या देखने को मिलता है? इसकी सहायक नदियां बराकर हो गया, बोकारो हो गया और कोनार, ये सारी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। और अंत में ये किसमें मिल जाती है? कहा हमने? हुगली नदी में मिल जाती है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, बिल्कुल नोट करते हुए चलेंगे। अगला बिंदु आता है बच्चों, अगली नदी की हम बात करेंगे ब्राह्मणी नदी। अब ब्राह्मणी नदी के बारे में क्या कॉन्सेप्ट्स है कि ये छोटा नागपुर पठार से तो इसका उद्गम होता है, गिरती कहां है? बंगाल की खाड़ी में। कोयल और शंख इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बाकी इसका जो डेल्टा है, भीतर कनिका मैंग्रोव वन, ठीक है। आपने अभी तक किसके बारे में सुना होगा? सुंदरबन मैंग्रोव वनस्पति के बारे में सुना होगा। पर दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा बनता है ब्राह्मणी नदी के अंतर्गत बनता है, जिसका नाम है भीतरकनिका मैंग्रोव वन। अब इस भीतरकनिका मैंग्रोव वन के साथ आपने कभी सुना होगा भीतरकनिका नेशनल पार्क। क्या सुनोगा भाई? भीतरकनिका नेशनल पार्क। तो ये है कहां? तो ये अपने आप में बच्चों ओडिशा राज्य में, ठीक है। ओडिशा राज्य की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। तो हमारी जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है या भीतरकनिका मैंग्रोव वनस्पति हमारी देखने को मिलती है, वो ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर देखने को मिलती है। अगली कॉन्सेप्ट आती है हमारी महानदी, जहां से हमारा पूर्वी घाट का विस्तार शुरू होता है। पूर्वी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर शुरू होता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? महानदी के रूप में जानते हैं। छत्तीसगढ़ के सिंघवा श्रेणी में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर ये क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। आप सभी नदियों को देखेंगे पूर्वी घाट की, तो ये डेल्टा का निर्माण कर रही है। अगला क्या बिंदु है इसके लिए? कटक, रायपुर, कटक। कटक हमारा ओडिशा में, पूरी संबलपुर इसी नदी के तट पर स्थित है। अत्यंत महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, हीराकुंड बांध और टिकरपारा परियोजनाएं किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। अगला बिंदु क्या कह रहा है? महानदी की प्रमुख सहायक नदियों में आपको देखने को मिलती है मांड, तेल, शिवनाथ, ओंग, ईब और हसदेव, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगली अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे दक्षिण की गंगा का कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण की गंगा, दक्षिणी गंगा, वृद्ध गंगा,
किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है भाई, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस नदी को हम देखते हैं तो इसका उद्गम कहां से होता है? महाराष्ट्र में स्थित त्र्यंबक की पठार, त्र्यंबकेश्वर के जो पठार हैं उस स्थान से इसका उद्गम होता है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई अपने आप में 1465 किलोमीटर की है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो कौन सी है भाई? गोदावरी नदी। और इसे क्या कहा जाता है? कहा हमने दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा कहा जाता है। प्रौढ़ अवस्था है सारी नदियों की, काफी लंबे समय से ही अपना स्थान बनाए हुए हैं। तो इन नदियों को यदि आप कहेंगे तो किस रूप में पाई जाती है? ये वृद्ध गंगा, पवित्र स्थल है, धार्मिक नदी के रूप में हम इसे देखते हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? इस नदी का अपवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के राज्यों में आपको देखने को मिलता है। साथ ही इसमें पूर्णा, प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, मंजरा, प्रवरा और दूधना। प्राणहिता, वेनगंगा ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये पिछले बार पीसीएस में पूछा गया है उत्तराखंड के, तो इस पॉइंट को आप इंपोर्टेंट रखेंगे कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो हमारी गोदावरी की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी हैं? पूर्णा, प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, मंजरा, प्रवरा। ठीक है, ध्यान देंगे इन नदियों को। और यहां पर आप ध्यान देंगे जो प्रवरा है ना, प्रवरा नदी, इस प्रवरा नदी के किनारे पर ही एक क्षेत्र पाया जाता है जिसका नाम है दैमाबाद। क्या नाम है भाई? दैमाबाद। और दैमाबाद कौन सा ऐसा स्थल है जो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है? इसे आप सोचेंगे और कमेंट बॉक्स में अभी आप लिखेंगे। थोड़ी देर वीडियो को पॉज करो और दैमाबाद के बारे में लिखो कि दैमाबाद ऐसा कौन सा इतिहास का पहलू है जिसे हम इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण रखते हैं। और गोदावरी की सहायक नदी है हमारी प्रवरा। अब यहां पर किस तरीके से ये हमारे इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कमेंट में आप करेंगे। अगला है गोदावरी नदी पर पोलावरम और निजाम सागर और जायकवाड़ी परियोजनाएं हैं। तो इस नदी की जो अपने आप में परियोजनाएं हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। पोलावरम परियोजना, निजाम सागर, जायकवाड़ी परियोजना इस गोदावरी नदी पर स्थित हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, तो मैंने अभी आपसे प्रश्न पूछा कि दैमाबाद किस लिए हमारा प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का दक्षिणी स्थल। ठीक है, दक्षिणी स्थल हमारा कौन सा है? दैमाबाद है। कहां भाई? महाराष्ट्र में। किस नदी के तट पर है? तो प्रवरा, गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्णा नदी, अब हम बात करेंगे कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध जो रमणीक स्थल है, महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। इसी कुल लंबाई की बात करें तो 1401 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, पहली गोदावरी, दूसरी कृष्णा। तो कृष्णा नदी भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिसका उद्गम कहां से हो रहा है भाई? महाबलेश्वर से हो रहा है। और हमारी गोदावरी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से हो रहा है। और ये नदी, ये जो पर्वत हैं, इनके बारे में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बारे में हमने पश्चिमी घाट में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और बच्चों, आप इससे पहले जिन्होंने नहीं देखा हुआ है तो प्लीज उसमें वीडियो में जाइएगा और अपने सारे टॉपिक्स को क्लियर कीजिएगा, क्योंकि अच्छे तरीके से डिटेल में सारी चीजें आप लोगों को समझाएगी। अगर क्लास पसंद आ रही होगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमारा उत्साह वर्धन करने में अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक अदा करता है। ठीक है ना? तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इन राज्यों में प्रवाहित होती है। बाकी इसमें जो हमारे प्रमुख रूप से बांध हैं या परियोजनाएं हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे बात करते हैं अलमाटी बांध। अलमाटी बांध के बारे में बहुत बार पूछा गया है आपसे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। नागार्जुन सागर हो गया, श्री सैलम जल परियोजनाएं होगी। तो ये कृष्णा नदी की प्रमुख हमारी जो परियोजनाएं हैं वो महत्वपूर्ण है। अगला, गोदावरी नदी के साथ मिलकर ये आंध्र प्रदेश में भारत के दूसरे सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। तो दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा हो गया भाई? कृष्णा गोदावरी का डेल्टा। पूछा जाता है मैंग्रोव, जो हमारा पहला देखा जाता है सुंदरवन का डेल्टा, दूसरा कृष्णा गोदावरी का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा भारत में आपको देखने को मिलता है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला मैंने सुंदरवन का डेल्टा निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। अगला किसका है? कृष्णा गोदावरी का डेल्टा। अगला, इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनकी बात करें तो कोयना, यार्ला, घाट प्रभा, माल प्रभा और पंच दूध गंगा यहाँ पर ज्यादा है, और तुंगभद्रा, भीमा और मूसी नदी। दूध गंगा आप देखेंगे यहाँ पर हमको अभी कई सारे इसके जलप्रपात देखने को मिलते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कृष्णा नदी का जो अपने आप में डेल्टा है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है।
तो अगली नदी हमारे लिए आती है बच्चों महत्वपूर्ण, जो कि है कावेरी नदी, जिसे देखो दक्षिण की गंगा ही कहा जाता है। दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा गोदावरी है। दक्षिण भारत की गंगा, जैसे हम उत्तर भारत में गंगा नदी को पूजते हैं, उसी तरीके से दक्षिण भारत में किस ऐसी प्रमुख नदी को पूजा जाता है जिसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में पूजा जाता है। मतलब दक्षिण भारत की सबसे प्रसिद्ध जो नदी है उसका नाम है कावेरी नदी। अब देखिए कावेरी नदी का जो स्थित है, इसमें ब्राह्मणी की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और तमिलनाडु से प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला, पवित्रता और उपयोगिता की दृष्टि से दक्षिण भारत की इसे गंगा कहा जाता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। इस नदी का अपवाह तंत्र कहां से शुरू होता है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन राज्यों में शुरू होता है। और इस पर हमारा एक प्रसिद्ध जो हमारा जलप्रपात है, पहला तो शिव समुद्रम जलप्रपात, किस नदी पर है? कई बार पूछा गया है, तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये हमारे कई बार पूछे जाते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हम इनको अवॉइड कर देते हैं कि चलिए ये अवॉइड हो जाएगा, याद हो जाएगा, पर नहीं, नदी के साथ ही उसके जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको कवर करते हुए चलेंगे। पहली मैंने बात की शिव समुद्रम जलप्रपात, दूसरा मैंने बात कर रखा है कि इसमें एक होगेनकेल जलप्रपात है, थर्ड वन इज मेटूर बांध इस नदी पर स्थित है। अगली इसकी सहायक नदियों की मैं बात करता हूं, हेमवती होगी, लक्ष्मण तीर्थ हो गया, स्वर्णावती हो गई, और महत्वपूर्ण होगी अमरावती हो गई। अमरावती शहर भी आंध्र प्रदेश में, नदी भी इसकी सहायक नदी है, ठीक है ना। और लोकपाल वनी, इसकी सारी की सारी सहायक नदियां। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ के बच्चों क्या है? हमारे जलप्रपात हैं। जलप्रपात के साथ इसका एक स्टेटमेंट जिसको हम दक्षिण भारत की गंगा के रूप में पूजते हैं, धार्मिक महत्व इसके लिए अत्यधिक है। अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु आता है या नदी आती है जिसको हम बात करते हैं पेन्नार नदी, और उसके बाद आती है वैगई। तो पेन्नार नदी क्या है भाई? इसका जो कर्नाटक के नंदीदुर्ग की पहाड़ी है वहां से इसका उद्गम होता है, अंत में ये कहां चले जाती है? बंगाल की खाड़ी में। साथ ही इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य से होकर गुजरता है, ठीक है। साथ ही इसके बाद हमको जो अगली नदी देखने को मिलती है उसका नाम है वैगई नदी। अब ये वैगई नदी कौन सी नदी है? भारत की दक्षिणतम नदी है बच्चों, इस पॉइंट को भी आप ध्यान देंगे। वैगई नदी तमिलनाडु के वसर साधन की पहाड़ी से निकलकर पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में स्थित है? भारत और श्रीलंका, तो पाक की खाड़ी में जाके गिरती है। अगला, मदुरै शहर इसी नदी के किनारे पर स्थित है। अगला, इस पॉइंट को आप ध्यान पूर्वक लिख लेंगे, भारत की दक्षिणतम नदी कौन सी है हमारी भाई? वैगई नदी। तमिलनाडु में प्रवाहित होती है, पाक की खाड़ी में गिर जाती है। पाक की खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। आगे बढ़ते, आगे हमारा कौन सा आता है भाग? पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियां, अथवा हम कहें अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ध्यान देंगे हर महत्वपूर्ण बिंदु को, और कौन कौन सी आपकी नदियां हैं जो आपकी परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सारे के सारे कवर किए जा रहे हैं। नोट्स आप साथी के साथ बनाते हुए चलेंगे। अगला बिंदु क्या है कि यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले तो हमारी नर्मदा नदी आती है भाई। नर्मदा नदी का उद्गम कहां पर से है? सबसे पहले यदि आप भारत के नक्शे को ध्यान पूर्वक देखेंगे, ये हमारा भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, फिर आपको सतपुड़ा देखने को मिलता है। तो इन दोनों को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो नदी है, इनके बीच से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम क्या हो गया? नर्मदा नदी। अब यहाँ पर भी सतपुड़ा है, सतपुड़ा के दक्षिण में बैतूल का पठार है, इस बैतूल के पठार से निकलती है ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती पैरेलल चलती हैं। बाकी जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम होता है बच्चों अमरकंटक मैकाली की पहाड़ी है। यहाँ पर मैकाली की पहाड़ी की सबसे ऊंची बिंदु है जहां पर हम कहते हैं अमरकंटक। इसी अमरकंटक से उत्तर की ओर हमारी कौन सी नदी जाती है? सोन नदी। पूर्व की ओर आती है महानदी, पश्चिम की ओर जाती है नर्मदा। कौन सी नदी? नर्मदा। तो क्या कह रहा है? नर्मदा मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य में भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। रिफ्ट वैली किसका निर्माण करती है भाई? रिफ्ट वैली का निर्माण करती है, और अंत में कहां गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी इस तरीके से आपको देखने को मिलती है गुजरात के अंतर्गत, ठीक है। तो कहां गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अगला, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है भाई। क्यों? देखिए, क्योंकि भारत के मध्य प्रदेश के क्षेत्र से होकर गुजरती है और सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी कौन सी नदी है? तो गोदावरी की हमने बात की थी। पश्चिमी घाट की ओर जाने वाली, या हम बात करें तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी। अत्यंत महत्वपूर्ण, कुल लंबाई
इसकी 3212 किलोमीटर। इस पर एक हमारा जलप्रपात है जिसका नाम क्या है, धुआंधार जलप्रपात। अगला सरदार सरोवर बांध, अगला ओंकारेश्वर बांध इस नदी पर ही स्थित है। हमारा ध्यान देंगे बिंदु, धुआंधार जलप्रपात है, महत्वपूर्ण है। सरदार सरोवर बांध इस पर है, किस पर, नर्मदा नदी पर। तीसरा बिंदु है ओंकारेश्वर बांध, हमारी नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला बिंदु आता है इसके सहायक नदियां कौन सी हैं, तवा, कोनार, बनेकर, बेरनेर, सेर और हिरण। इसका जो सहायक नदियां हैं ये हमारी किसकी सहायक नदियां हैं, नर्मदा की। अगला बिंदु है हमारा ताप्ती नदी से संबंधित है। ताप्ती नदी बच्चों, ताप्ती नदी क्या कह रहा है कि इसका उद्गम होता है सतपुड़ा और अजंता श्रेणियों के मध्य में प्रवाहित होकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। उद्गम स्थल अपने आप में इसका कहां पर है भाई, हमारा कहां पर है, सतपुड़ा और अजंता श्रेणियों के मध्य में है, जिसको हम कहां पर देखते हैं, बैतूल का पठार। बैतूल के पठार में इसका उद्गम होता है। और इसका मुहाना, इसकी हम बात करें मुहाना या अंतिम बिंदु इसका कहां है, तो अरब सागर। कहां है, अरब सागर में है। अगली बात है कि इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। पहली नर्मदा, दूसरी ताप्ती नदी। फिर बारी आती है बच्चों गुजरात का सूरत शहर और उकाई जल परियोजना इसी नदी पर स्थित है। अगला बिंदु है कि गिरना, अरुणावती, पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, किसकी, ताप्ती नदी की। ध्यान देंगे। अगला बिंदु है बच्चों साबरमती नदी। साबरमती नदी इसी के किनारे पर हमारा कौन सा प्रसिद्ध स्थल है, हम देखते हैं जो हमारा एकता नगर जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, वो हमारा इसी के तट पर है। हम इसका उद्गम की यदि बात करते हैं तो अरावली पर्वत श्रृंखला से, राजस्थान के उदयपुर में अरावली पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। साथ ही ये खंभात की खाड़ी में अंत में गिर जाती है। पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। अगला बिंदु है अहमदाबाद, इसी के तट पर स्थित है। अगला इसकी प्रमुख सहायक जो नदियां हैं उनमें हम बात करते हैं वाकाल, हथमती, माजम और वेतरक इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। हमने बात की साबरमती नदी की, ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों। अगला आता है हमारा महत्वपूर्ण नदी माही नदी, कि हमारे वैश्विक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और भारत की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है भाई, जो ये नदी है इसको हम सबसे पहले इसका उद्गम की यदि बात करते हैं तो विंध्याचल पर्वत के और मेहत झील से इसका उद्गम होता है। साथ ही अब भारत के बीच से गुजरने वाली एक हमारी महत्वपूर्ण रेखा है जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, ये कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यहां पर से चलती है। तो हम इस नदी को देखते हैं तो ये नदी बच्चों अपने आप में क्या करती है कि इस तरीके से बटी हुई है, ठीक है। ये हमारे कर्क रेखा को दो भागों में बराबर में काटती है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। तो ध्यान देंगे, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है। उद्गम कहां से होता है, विंध्याचल पर्वत से होता है। अगला खंभात की खाड़ी में गिर जाती है और इस नदी का अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तक फैला हुआ है। और इसी स्थान पर राजस्थान में माही बजाज सागर बांध है। माही बजाज सागर किस पर है, इसी नदी पर है। अगला, हाँ, तो यहां पर हमारा क्या कह रहा है कि माही नदी कर्क रेखा को दो बराबर भाग में बांटती है। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। हमने बता दिया कि कर्क रेखा को काटने वाली नदी माही नदी है, आप बताएंगे कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। अगला बिंदु है इसकी प्रमुख सहायक नदियां, सोम हो गया, जाखम हो गया, चाप, ईरू और अनास नदियां। ध्यान रखेंगे इन बिंदुओं का भी, ठीक है। यदि मैं आपसे प्रश्न करता हूं कर्क रेखा को काटने वाली तो हमारी कौन सी होगी, माही होगी। अगर मैं बात करता हूं मकर रेखा को, अगर मैं बात करता हूं विषुवत रेखा को, ठीक है, विषुवत रेखा, मकर रेखा कहां पर है भाई, 23.5 दक्षिणी अक्षांश। विषुवत कहां है, 0 डिग्री अक्षांश। मकर रेखा की अगर मैं बात करता हूं तो इसे काटने वाली नदी का नाम क्या है, लिम्पोपो नदी। ये हमारे दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है ना, अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला, विषुवत रेखा को दो बराबर भागों में काटने वाली नदी का नाम क्या है भाई, कांगो नदी, कांगो या जायरे नदी। ध्यान देंगे इन बिंदुओं का भी। और मकर रेखा को कर्क रेखा को काटने वाली नदी हमारे भारत की माही नदी हो गई है। आगे बढ़ेंगे, अगला बिंदु हमारा है, अगला क्या प्रश्न है, अगली नदी आती है हमारी लूनी नदी या लूणी नदी, ठीक है। ऐसी नदी है जो अरावली पर्वत श्रृंखला से उद्गमित तो होती है, अंत में कच्छ के रण में जाकर गायब हो जाती है। तो क्या कह रहा है, इसका उद्गम नाग पर्वत से होता है जो कि अरावली पर्वत का ही हिस्सा है, अजमेर जिले के पास में। अंत में कच्छ का रण यानी गुजरात में क्या हो जाती है, गिर जाती है। लूनी नदी को रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है। अंत में क्या हो जाता है, कच्छ के रण में गायब हो जाती है। मतलब इसका जो मुहाना है या जो इसका अंतिम बिंदु है वो हमारा अरब सागर में न होकर कच्छ के रण में गायब हो जाती है, खो जाती है,
ठीक है ना। अगला, इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? लिडली हो गया, मिठड़ी हो गया, जोरजी हो गया, ठीक है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी कच्छ के रण में ये गायब हो जाती है, ठीक है। जब आप भारत का गुजरात का प्रांत देखेंगे, कच्छ का रण आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। गुहारमोती से उत्तर में, गुहारमोती हमारे भारत का पश्चिमी बिंदु है ना, तो इससे उत्तर में आपको देखने को मिलता है ये कच्छ का रण, रण ऑफ कच्छ। तो इसमें ही जाके क्या हो जाती है? खो जाती है, मिल जाती है। फिर बारी आती है हमारी शरावती नदी और मांडवी नदी। तो शरावती नदी की मैं बात करूं तो शरावती नदी सिमोग यानी कर्नाटक का जो हमारा निकलकर अरब सागर में गिरती है। साथ ही इस पर हमारा गरसप्पा या गांधी, महात्मा गांधी यहाँ पर जलप्रपात स्थित है। महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा कर्नाटक यानी दक्षिण भारत, ठीक है। अगला, मांडवी और जुआरी नदियां हमें देखने को मिलती है कहां पर? ये हमारे कर्नाटक के जाम्बेजी घाट से निकलकर बेम्बगनाथ झील, ये कहां है भाई बेम्बगनाथ झील? केरल में। तो बेम्बगनाथ झील में अपना क्या बनाती है? जल गिरा देती है। और इसी पर हमारा क्या है? दूध सागर जलप्रपात। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस, ठीक है। उस चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में आप लोगों ने एक जलप्रपात देखा होगा, जब जो हमारा शाहरुख खान है, शाहरुख खान को कंधे पर उठा के ले चलते हैं, तो वो जो पीछे पे आपको जलप्रपात देखने को मिलता है वो है दूध सागर जलप्रपात। साथ ही यहाँ पर वज्रपोहा जलप्रपात भी आपको देखने को मिलता है। तो किस नदी पर वो स्थित है? तो हमारी मांडवी नदी, जो कि किस राज्य में है? अपने आप में कर्नाटक राज्य में। ध्यान देंगे इस बिंदु को भी। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे। साथ ही पेरियार, केरल की प्रसिद्ध नदी है पेरियार, ठीक है। पेरियार नदी हमारे कहां पर स्थित है? हमारे केरल में वेम्बनाथ झील में अंत में गिर जाती है। अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम स्थल होता है। सर ये अन्नामलाई की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत को अगर आप इस तरीके से देखेंगे, फिर उसके बाद आपने देखा यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु, जहां पर हम किस रूप में जानते हैं? हमारे नीलगिरी। और नीलगिरी के दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेंगी अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। इसके बाद आपको देखने को मिलेगी हमारी इलायची पहाड़ी, कार्डमम हिल्स, ठीक है। तो इस अन्नामलाई की पहाड़ी से क्या होता है? हमारी पेरियार नदी निकलती है और ये फाइनली कहां गिर जाती है? हमारे अरब सागर में। इस पॉइंट का भी ध्यान देंगे। फाइनली ये गिर जाती है और इसी यहाँ नदी के आसपास में हमारा पेरियार नेशनल पार्क भी है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। अभयारण्य भी किस नदी में स्थित है भाई? इसी पेरियार नदी के। ये है किस राज्य में? केरल राज्य में। केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है। इस पर हमारा एक बांध है जिसको हम इडुक्की बांध के नाम से जानते हैं। तो ये थी बच्चों हमारे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, और सारी नदियों के बारे में संपूर्ण विश्लेषण आप सभी को दिया गया, चाहे उससे संबंधित जलप्रपात हो, चाहे उनमें हमारी स्थित परियोजनाएं हो, या अन्य कोई महत्वपूर्ण बिंदु हो। तो इस तरीके से हमने भारत की संपूर्ण नदी तंत्रों को भी यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया। आपको ये सारा प्रयास हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे उत्साह को वर्धित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जाते जाते हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमें अपना प्यार देना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।